गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हिस्ट्री की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 का इतिहास विषय में जो पहला लेसन है ईंट मन की और अस्थियाँ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता 1921 में इसकी खोज हुई थी, जो दयाराम साहनी ने की थी। ये इस सभ्यता का प्रसिद्ध नगर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं, सिंधु नामक नदी में इसका विस्तार उसके आसपास, उस नदी के आसपास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो नामक नगर, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यानी इस सभ्यता के जो प्रसिद्ध नगर हैं उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आते हैं। इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कपास उत्पादन के कारण जो है इसे सिंडन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब तक इसमें 1500 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को खोजा जा चुका है, जिनमें से जो प्रमुख हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी कक्षा चले तो आप एक कॉपी और पेन लेकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप नोट करते जाएं, तभी ये कक्षा जो है और रुचिकर बनेगी। तो प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, 1921 और 22 में इन्हें खोजा जा गया था। इसके अलावा चनहूदड़ो, रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली, ये स्थल जो है, इसके अलावा बहुत से हैं, पर कम से कम 10-12 आपको जो है वो पता होने चाहिए कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जिनको खोजा गया है। अब बच्चों, कई बार इसके समय की बात आती है कि इस सभ्यता के बारे में कब पता चला, यानी ये सभ्यता किस समय की है, कितनी पुरानी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। मार्शल कहते हैं 3250 से 2700 ईसा पूर्व इसका जो समय है। वहीं पांडे जी कहते हैं 4000 से 3500। रेडियो कार्बन पद्धति, बच्चों ये एक पद्धति है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि उस समय का मानव कितना, जो कंकाल हमें खुदाई में मिले कि ये कितने वर्ष पूर्व का है कंकाल। इसके आधार पर हम रेडियो कार्बन पद्धति जो है बताती है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है इसका समय पता चलता है। समय और कालक्रम अलग अलग है, फिर भी हम 2500 से 1750 ईसा पूर्व के समय को ज़्यादा उचित मानते हैं। यह सभ्यता उत्तर के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराव दैमाबाद तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर स्थित है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर स्थित है, बताया गया। यानी ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। इसके अलावा कई बार आता है कि इसकी आकृति कैसी है। प्रश्न कई बार बोर्ड में आता है, आपने समय देख लिया, पर इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो बनावट है, यानी उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार इसकी आकृति मानी जाती है। अब बच्चों एक प्रश्न आता है कि इसके निर्माता कौन थे? यानी निर्माता जो हम नरकंकालों के आधार पर, जो खुदाई में अवशेष मिले, जो कंकाल मिले, उसके आधार पर हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलियन। ये नरकंकालों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। उसके अलावा बलूचिस्तान में द्रविड़ों को भी जो है इस सभ्यता का माना जाता है। और भारत में प्राप्त जो अंत्येष्टि क्रिया है वहाँ पे हमें कुछ मंगोलियन भी मिले हैं, यानी इसमें के प्रमाण से हम ये कह सकते हैं मंगोलियन भी इस सभ्यता के थे। यह सभ्यता अब आती है कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो ये सभ्यता बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध और भारत तक इस सभ्यता का फैलाव माना जाता है। और ये सभ्यता जो है हमारी मेसोपोटामिया, जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है, उसकी समकालीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता। तो बच्चों काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके जो प्रमुख नगर हैं,
कम से कम आपको 7-8 के तो नाम याद ही होने चाहिए, परंतु जो इसके प्रमुख नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनको आपको विस्तार से कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में अक्सर जो है उस पर प्रश्न आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो ये सभ्यता वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और 1921 में इसके बारे में दयाराम साहनी ने पता लगाया था। रावी नदी के तट पर इसको खोजा गया था। पश्चिमी पंजाब में मोंटगोमरी जिले से लगभग 100 मील की दूरी पर यह सभ्यता स्थित है वर्तमान में। आकार में सबसे बड़ा नगर था, ये सुव्यवस्थित था, आबादी बहुत सघन थी और इसीलिए इस इतने बड़ा नगर होने के कारण जो है यह सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से, यानी इस प्रमुख नगर के नाम से जानी जाती है। अब ये जो हड़प्पा नगर था वो 2 खंडों में बटा था, पूर्वी पश्चिमी, और इनमें से पश्चिमी खंड जो आकार में छोटा था, एक दुर्ग चतुर्भुज जिसकी किलेबंदी हुई थी। दुर्ग के बाहर बिना किलेबंदी का नगर था। इसकी संरचना के बारे में कई बार आ जाता है कि कैसी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे अन्न के भंडार और उसके अलावा बहुत सारी भट्टियाँ और मूर्तियाँ, और किस तरह से ये लोग रहते थे, अपने मृत हो जाने के बाद जो है वो शरीर जो था किस तरह से उसका संस्कार करते थे। ताबूत इसके मिले हैं, और जब इसके सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं कंकालों के, जिससे पता चलता है कि ये मृत हो जाने पे किस तरह से उसका संस्कार करते थे। कब्रिस्तान जो मिले हैं, बर्तनों में मछुआरे के चित्र बने हैं, यानी ये अपने व्यवसाय में इसका मछुआरों का काम किया करते थे। शंख मिले हैं, बैल, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं के अवशेष मिले, यानी पता चलता है कि अपने भोजन में किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। और ये लोग शाकाहारी, मांसाहारी यानी सर्वाहारी थे। हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल हॉल मिला है, जिससे एक विशाल कमरा है। इससे पता चलता है कई बार जो है यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होकर कोई धार्मिक कार्यक्रम किया करते होंगे। अब हम मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो भी जो है पाकिस्तान में ही वर्तमान में स्थित है। इसके अवशेष वहाँ पे मिले। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दक्षिणी यानी दाहिने किनारे पर ये स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है। इसके भी 2 खंड हैं, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। पश्चिमी जो ऊपरी भाग है और पूर्वी जो कि निचला भाग है। पश्चिमी खंड जो छोटा है, इसका उत्खनन जो है सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। यह खंड नगर के ऊपरी भाग में स्थित था। इसे दुर्ग में भी कहा जाता है। यह नगर पश्चिमी भाग में स्थित था। इस भाग में सार्वजनिक भवन, अन्नागार, महत्वपूर्ण कारखाने, धार्मिक भवन भी हैं। पूर्वी भाग जो कि नीचे बसा है, यह क्षेत्रफल में बड़ा था। साधारण लोग यहाँ पे रहा करते थे। इसके अलावा यहाँ पे पक्के ये भवन होते थे, घास फूस ईंटों के भी बने होते थे, पर ज़्यादातर सिंधु सभ्यता के भवन कैसे थे? पक्के थे, 2 मंजिला थे और ढकी हुई नालियाँ थी, यानी ये पता चलता है कि ये सभ्यता काफ़ी विकसित थी। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है। ये अक्सर बोर्ड में जो है स्नानागार के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसकी माप वगैरह क्या थी, आगे मैं जो है प्रश्न उत्तर के रूप में जब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी तो पूरे आंसर सहित जो है यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्न भंडार भी मिला है, यानी मोहनजोदड़ो बहुत प्रमुख नगर था। यहाँ पे आपने देखा 2 खंडों में विभाजित था। ऊपर के भाग में लोग रहते थे, नीचे के भाग में साधारण लोग रहते थे। स्नानागार मिला और भवन अन्न रखने के लिए जो है अन्न भंडार मिले। और स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक लंबी इमारत है। नगर की सड़कें और गलियां सीधी तथा चौड़ी थी, जो एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी। इस प्रकार हम देखते हैं मोहनजोदड़ो जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित था। जल निकासी व्यवस्था उच्च कोटि की थी। नालियाँ ढकी होती थी, अभी जैसे मैंने आपको बताया, और छोटी नालियाँ जो है वो बड़ी नालियों की तरफ खुलती थी, जिसमें उनका पानी चला जाया करता था। लगभग यहाँ पे यह सभ्यता
में जो मोहरे और सिंधु सभ्यता के नगरों के तथ्य लिखित रूप से यहाँ पे प्राप्त हुए। कांसे के बने नृत्य करती हुई मूर्ति भी। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया था। अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। 2 प्रमुख अपने नगर देख लिए। इसके अलावा मैंने बताया आपको धोलावीरा, लोथल, है ना, रंगपुर, इनके बारे में भी अगर आप डिटेल में चाहेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी आगे। अब सबसे बड़ी बात, 2 ये प्रमुख नगर इन्हीं के बारे में डिटेल में आता है, बट आप नॉलेज के लिए अगर चाहेंगे तो जितने मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ वो आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगी अगर आप और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, हमारे जो मानव जीवन है, आप आज के समय में भी देखें कि एक राजनीतिक व्यवस्था होती है समाज में, एक सामाजिक व्यवस्था होती है, एक आर्थिक होती है, धार्मिक होती है, सांस्कृतिक होती है। इन व्यवस्थाओं से मनुष्य किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता था, आज से नहीं, आदिकाल से। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा के समय की। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमें हड़प्पा समय की राजनीतिक जीवन कैसा था। हड़प्पा के राजनीतिक जीवन के कुछ विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह सभ्यता अभी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पूरे के पूरे नगर मिले हैं, इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उच्च कोटि की रही होगी, क्योंकि हमें पक्के नगर मिले हैं पूरी खुदाई में। नगर की योजनाएं बनाते समय सामाजिक नियोजन का पूर्ण ध्यान रखा गया है, जिससे पता चलता है कि वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की रही होगी। प्रशासन व्यवस्था के लिए नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही हो, क्योंकि ढकी हुई नालियाँ इस बात का सबूत हैं कि सामुदायिक जीवन एवं जन स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र नहीं था। सिंधु सभ्यता अनुशासित थी, क्योंकि जो नगर मिला है उसकी व्यवस्था को देख के लग रहा है प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की रही होगी। प्रतिभा संपन्न थे। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज में प्रशासक, अधिकारी, पुरोहित, सौदागर, दस्तकार, श्रमिक आदि में विभाजित थी, जो कि अपना अपना सभी लोग कार्य कुशलतापूर्वक करते होंगे। इतना आवश्यक है, हड़प्पा ने बिना शक्ति का प्रयोग किए सभ्यता को विभिन्न भौगोलिक इकाइयों के विषय में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास करा था। प्रथम प्रयोग अवश्य किया। राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं थी, लड़ाई झगड़े के कई प्रमाण नहीं मिलते। इस प्रकार ये लगता है ये सभ्यता राजनीतिक स्थिति में शांतिपूर्ण थी। प्रशासन के विषय से अवगत कराती थी। गुरु का प्रमुख स्थान था, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था के कुछ साक्ष्य मिले हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि गुरुओं का निरादर होता हो। ये शासक वाणिज्य से लेकर अधिक संबंध रखते थे। यह भी सभ्यता है, संभव है कि वहाँ व्यापारी वर्ग तथा शासन किया जाता था। शांतिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से अपना कार्य करती थी। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग धारणाएं बताई गई हैं। हंटर जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र था। मैके कहते हैं मोहनजोदड़ो एक प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन चलाते थे, और हीलर कहते हैं मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था धर्म गुरुओं और पुरोहितों के हाथ में केंद्रित थी। यानी अलग अलग विचारधारा के लोगों ने अलग अलग बात कही। कुछ भी हो, योजना के अनुसार शासन चलता था, इस बात के प्रमाण हैं नगर की व्यवस्था देख के, पक्के भवनों को देख के, नाली की उचित व्यवस्थाओं को देख के, और जिस तरह से आम जनता के लिए सुविधाएं देखी गई हैं, पता चलता है कि व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। अच्छी नहीं, उच्च कोटि की थी। लिखित सामग्री है, परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। चित्रात्मक लिपि थी, इसलिए केंद्र कैसी शासन प्रणाली थी कहना संभव नहीं है। सिर्फ अवशेष खंडरों के आधार पर ही कह सकते हैं कि जीवन शैली में एक रूपता थी। सुनियोजित नगर था। अन्य क्रियाकलापों का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि कोई केंद्रीय शासन प्रणाली अवश्य रही होगी। खुदाई में प्राप्त भवनों से ज्ञात होता है कि साथ ही मूर्तियों की वेशभूषा, आभूषण से ज्ञात होता है कि समाज में उच्च एवं निम्न वर्ग के लोग रहते थे। इस प्रकार निश्चित रूप से कोई शासक रहा होगा, जैसा कि उस समय व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था, अतः हो सकता है कि व्यापारी वर्ग ही शक्तिशाली एवं शासक रहा हो। खुदाई से प्राप्त मूर्ति यह दर्शाती है या स्पष्ट करती सिंधु सभ्यता
मातृ सत्तात्मक थी, यानी माता प्रधान थी। तो राजनीतिक पक्ष आपने देखा। अब हम सामाजिक व्यवस्था सिंधु सभ्यता में देखते हैं किस तरह की थी। मातृ प्रधान थी, यानी माता जो है घर की मुखिया होती थी। घर में जो भी महिला बड़ी होती थी वो इस पद को धारण करती थी। एक सम्मान था, उच्च वर्ग था, अधिकांश लोग साधारण निम्न वर्ग के थे। शिल्पकार का महत्व रहा होगा, व्यापारी वर्ग का प्रमुख स्थान रहा होगा, विद्वान, अधिकारी, व्यवसायी, श्रमिक, ये सब वर्ग होते थे। उच्च वर्ग में शासक, धनी, व्यापारी, व्यवसायी आते थे। मध्यम में छोटे व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, निम्न में श्रमिक। कांसे तांबे के तराजू मिले हैं। नापने के लिए सीपी पर बना पैमाना भी मिला है, लंबाई को जो नापते थे। और भोजन की बात करते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया, गेहूँ, चावल, जौ, फल, दूध, सब्जी, है ना। लोथल में चावल उगाते थे, ज्ञात हुआ, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। शाकाहारी भोजन ही नहीं करते थे ये लोग, मांसाहारी भोजन करते थे, जिसमें बकरी, सुअर, भेड़, मछली, अंडे इनका प्रयोग करते थे। और फलों में खजूर, नारियल, तरबूज, नींबू आदि का भी प्रयोग करते थे। घरों में अन्न के भंडार मिले, यानी उच्च कोटि की कृषि व्यवस्था रही होगी। भोजन के उपकरण सिंधुवासी घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा सोने, चांदी, तांबे के भी बर्तन मिले हैं। मिट्टी के साथ सोने, चांदी, तांबे के बर्तनों का भी हम देख रहे हैं अवशेष प्राप्त हुए, जिससे ज्ञात होता है इस धातु के बारे में इनको जानकारी थी। आटा पीसने की चक्की भी मिली है, मसाला पीसने के सिल मिले हैं, पत्थर के बाँट मिले हैं, सिलखड़ी, चूना पत्थर, है ना, के विभिन्न पॉलिशदार जो है ये बने होते थे। वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अब ये लोग कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती, ऊनी, रेशमी, खुदाई से मूली मूर्ति उनके वस्त्र ज्ञान की पुष्टि करते हैं कि उन्हें वस्त्र, मूर्ति ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, इससे ज्ञात होता है कि उन्हें वस्त्र का ज्ञान था। अवशेष मिले हैं इसके। खुदाई में तकवे, तकूली के मिलने से ज्ञात होता है कि उन्हें कताई तथा बुनाई जैसी कला की जानकारी थी। सिंधुवासी कपास का उत्पादन करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। वे सूत काटना, धागा बनाना जानते थे, कपड़ा बनाना जानते थे, क्योंकि बुना कपड़ा खुदाई में मिला है। कपास उत्पादन के पहले व्यक्ति सिंधुवासियों को माना जाता है। और मेहरगढ़ में संभवतः 7000 वर्ष पूर्व मतलब इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के कलश के ढक्कन एवं तांबे की वस्तुएं मिली हैं। समानता सूती वस्त्र ही ज़्यादा ये प्रयोग करते थे। खुदाई में मिली मूर्तियों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां बहुत कम वस्त्र धारण करती थी। स्त्री पुरुष की वेशभूषा लगभग समान थी। ऊपरी भाग पर एक प्रकार का शॉल ओढ़ते थे, पैरों को ढकने के लिए एक कपड़े की पट्टी लपेटते थे। स्त्रियां घाघरा पहनती थी, शाल ओढ़ती थी। इससे सिर पर अपने ओढ़ने वाला एक विशेष वस्त्र प्रयोग करती थी। इसके अलावा हमने देखा कि रंगीन वस्त्रों का भी प्रयोग करती थी। अब उस समय आभूषण की अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने राजनीतिक पक्ष देखा, सामाजिक पक्ष देखा, अब हम ये जानना चाहेंगे क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को आभूषण की जानकारी थी? तो हाँ, उन्हें आभूषण की जानकारी थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण को धारण करते थे। धनी लोग सोने, चांदी और हाथी दांत के आभूषण पहनते थे। निर्धन लोग पत्थर, मिट्टी, कांसा, हड्डी, तांबे के आभूषण पहनते थे। कांसे से निर्मित दर्पण काफ़ी प्रचलित था। नाक में आभूषण स्त्रियां पहनती थीं या नहीं पहनते थे, इसका प्रमाण नहीं मिला है। गोलाकार मनके से प्राप्त 6 लड़ियों वाला कंगन कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पावासी को शीशे यानी लेड का ज्ञान था, इसका एक छोटा सा प्याला मिला है। हार, कंगन, बाजूबंद, अंगूठी, कड़े ये लोग प्रयोग करते थे। स्त्रियां नथ पहनती थी, जैसे अभी पीछे बताया मैंने, कान में तो पहनते थे, नाक में पहनते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। बाली, पायल, कड़े, कंडहार, कुंडल, चूड़ियाँ, हंसली, भुजबंद आदि का ये
प्रयोग करते थे आभूषण के रूप में। श्रृंगार, क्या सिंधुवासी श्रृंगार की जानकारी रखते थे? हाँ जी, सिंधुवासी श्रृंगार की जानकारी रखते थे। पुरुष कुछ दाढ़ी मूछें रखते थे, कुछ हजामत करते थे, यानी दाढ़ी को क्लीन करते थे। महिलाएं केस विन्यास से प्रचलित थी, यानी जूड़ा चोटी आदि उस समय वो बनाया करती थी। दर्पण का आपने पीछे देखा, मैंने बताया था दर्पण का वो प्रयोग करती थी। स्त्रियाँ पाउडर लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थी। चंद हुदड़ों में इसके अवशेष लिपस्टिक के मिले हैं। जिस लिपस्टिक का हम आज प्रयोग करते हैं, यानी सिंधुवासी उस तरह लिपस्टिक का प्रयोग, यानी जैसे लाली कहते हैं, उसका प्रयोग स्त्रियाँ करती थी। कंघी हाथी दांत की बनी होती थी। केसों में वो फीता, जिसे रिबन कहते हैं, उसका प्रयोग वो करती थी। ये चौड़े होते थे, इसके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ देखा हमने श्रृंगार का इन्हें विशेष जानकारी थी। अब सिंधुवासी जो है, इन्हें प्रकाश यानी रोशनी, आज तो हम कई तरह की लाइटों का प्रयोग करते हैं, क्या इन्हें भी लाइटों की जानकारी थी? हड़प्पावासी पीपे का प्रयोग करते थे, जिसमें वनस्पति तेल प्रयोग में लाते थे। मोमबत्ती का भी प्रयोग करते थे। मिट्टी की बनी मोमबत्तियों के प्रमाण मिले हैं, यानी मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। तो उसी जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम मिट्टी के बर्तनों या किसी भी रूप में उसको बना के प्रदर्शित करते हैं। मनोरंजन, अब ये जैसे आज हम मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें वर्तमान में हम मनोरंजन के प्रयोग करते हैं। घोड़े की क्रीड़ा करते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है। तो उस समय वो क्या करते थे? सिंधुवासी जुआ खेलते थे, शिकार करते थे, नृत्य करते थे, वाद्य यंत्र, मुर्गों की लड़ाई, चौपड़, संगीत, बच्चे मिट्टी से बनी गाड़ियों से खेलते थे। तो इस प्रकार इन्हें मनोरंजन के लिए कई सारे इनके पास साधन थे, जिससे ये अपना मनोरंजन किया करते थे। संगमरमर के टुकड़े एवं शतरंज की गोटियाँ खुदाई में मिली, जिससे पता चलता है शतरंज का खेल जानते थे। नृत्य के प्रमाण, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी एक स्त्री की मूर्ति नृत्य करती हुई खुदाई में मिली है। रथों का दौड़ भी ये लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते, यानी इनको पहिए की जानकारी थी, यानी इन रथों का वो आवागमन में भी प्रयोग करते होंगे। अब औषधि, क्या उस समय बीमार होने पे इलाज होता था? क्या इन्हें कुछ दवाइयों की जानकारी थी? सिंधुवास सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी उदाहरण मिले। इमेजिंग, यानी उन्हें शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। काली बंगन एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। कुछ चूर्ण खुदाई में प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि औषधि का प्रयोग करते थे। हिरण के सींग और मछली की हड्डियों का भी प्रयोग दवाई के रूप में किया करते थे। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? जाहिर सी बात है, मातृ प्रधान सत्ता थी, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही होगी। स्त्रियों का सम्मान था। धार्मिक स्थल में, उत्सवों में स्त्री पुरुष समान रूप से सम्मिलित होते थे और पर्दे की प्रथा इस काल में नहीं थी। माता देवी की पूजा होती थी और स्त्रियों का हमने देखा काफ़ी संख्या में नारी मूर्तियाँ मिली है। गृहस्थी के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के चाक का प्रयोग करते। कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़, घड़े और इसके अलावा कांसे की चीनी मिट्टी और इसके अलावा सोने चांदी के बर्तनों का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। टेराकोटा, यानी जो पकी हुई मिट्टी, उसके बर्तन ये बनाया करते थे। बर्तन रंगीन भी थे, चमकीले भी थे। पशु पक्षी और मानव की कलात्मकता की आकृति बनी। शिक्षा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिक्षा से परिचित थे? जी हाँ, गणित, ज्योमेट्री, माप तौल, नाप का ज्ञान, तौलने मापने के उपकरण, दशमलव प्रणाली, नगर योजना का ज्ञान इनको था, यानी शिक्षा बहुत उच्च कोटि की थी। इसके प्रमाण हमें मिले हैं। खुदाई में प्राप्त मोहरों के संकेत मिलते हैं। उस समय लेखन की कला की खोज हो चुकी थी। सिंधुवासी की लिपि चित्रात्मक थी, यानी चित्रों के बना कर ये लिखा करते थे। इस लिपि में लगभग 250 से 400 के चिन्ह प्राप्त हुए, बट अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। उपयोगी वस्तुओं में तकलियाँ, हाथी दांत की बनी सुइयाँ, कंघी, कांसे के बने कुल्हड़, छेनी, छुरे, मछली पकड़ने के कांटे, पत्थर के टुकड़े, बच्चों के खिलौने, ये सब जो है इन्हें मिले। क्या इन्हें औजारों की जानकारी थी? जी हाँ, युद्ध के शस्त्र मिले हैं।
कुठार, भाले, कटार, गदाएं, तीर, धनुष, तलवार, ढाल, तांबे कांसे के बर्तन, पत्थर के हथियार, मोहनजोदड़ो से कांसे की 400 मीटर लंबी त्रिधार वाली 40 सेंटीमीटर लंबी त्रिधार वाली दांतेदार आरी प्राप्त हुई 40 सेंटीमीटर। मोहनजोदड़ो से 45 सेंटीमीटर लंबी 2 तलवारें भी मिली हैं। यानी ये कई सारे शस्त्रों की जानकारी रखते थे। आपने देखा तलवार, आरी, भाले, कटार, चाक, छेनी, इन सब शस्त्रों को ये जानकारी रखते थे। अब इनका धार्मिक जीवन कैसा था? क्या इनका धार्मिक जीवन में विश्वास था? हाँ, इनका धार्मिक जीवन में विश्वास था। ये मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा संस्कृति की प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि वे देवी की पूजा करते थे। एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, शायद यह मातृ देवी इनकी थी। धरती की पूजा करते थे, पृथ्वी को माता मानते थे। हिंदू लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, दुर्गा, काली, चंडी की। पशुपति, इसके अलावा ये शिव की भी उपासना किया करते थे। मोहरों में एक चित्र ऐसा मिला जिसके 3 मुंह हैं, जिसके आसपास पशुओं के चित्र बने हैं। इसे देवता मानते हैं। बाद में शिव की पूजा होने लगी। देवता की मूर्ति में 3 मुख, 3 नेत्र हैं। बाईं ओर गेंडा, दाईं ओर बाहा व हाथी खड़ा है। देवता के सिंह बने हुए। लिंग की पूजा ये लोग करते थे। हवन कुंड था, यानी ये हवन करते थे। कालीबंगन और लोथल में हवन कुंड खुदाई में प्राप्त हुए हैं। वृक्ष की पूजा करते थे। अब किन किन वृक्षों की पूजा करते थे सिंधुवासी? पीपल, तुलसी, महुआ, नीम, बबूल, खजूर, शीशम। और पशुओं में ये कुबड़ वाले सांड, बैल, भैंस की पूजा करते। जादू टोना में इनका विश्वास था। अंधविश्वासी थे। पशु बलि ये देते थे। यानी ये धार्मिक इनके कैसा आचार विचार था ये हमने देखा। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर एक मानव आकृति पीपल की पत्तियां पकड़े हैं। यानी इससे पता चलता है कि ये धार्मिक रूप से ये इनको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते। सिंधुवासी मंदिर नहीं बनाते थे। मंदिर अथवा पूजा गृह के अवशेष नहीं मिले हैं अभी तक। ऋषभ देव की पूजा मोहनजोदड़ो की खुदाई में मोहरों से ज्ञात होता है, जिन पर योग मुद्रा में कुछ जैन तीर्थकरों के चित्र अंकित हैं। इससे पता चलता है कि ये इस समय धर्म था। यक्ष यक्षिणियों की पूजा करते थे। बैल और नाग की पूजा करते थे। जल का महत्व था। सूर्य पूजा ये लोग करते थे। तो हमने देखा सबसे पहले राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर आपने धार्मिक पक्ष भी देखा। और यहाँ पे अंत्योष्टि क्रिया यानी मृत्यु हो जाने पर ये क्या करते थे? ये दफनाते थे मृतक को, पूर्ण समाधि बना देते, जंगली पशु के समक्ष उसको डाल देते थे और फिर उनकी हड्डियों को आंशिक रूप से जलाना, फिर राख को दफनाना। लोथड़ में एक कब्र मिली जिससे इस बारे में पता चला। मृतक शरीर को हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। मृतक के शव को 7 आभूषण, अस्त्र, शस्त्र आदि रखते थे। मोहनजोदड़ो से घड़े मिले हैं जिसमें मानव अस्थियों की भस्म है। हड़प्पा में अनेक अस्थि के साक्ष्य मिले हैं। मुख्य मातृ देवी, पशुपति, वृक्षलिंग, सूर्य और आदि की पूजा करते हैं। गाय की पूजा नहीं होती थी। वृक्ष में पीपल मुख्य इनका था। अब एक पक्ष रह गया बहुत से महत्वपूर्ण, आर्थिक। ये अपने जीवन कैसे चलाते थे? तो अर्थ के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण था कृषि, क्योंकि आपने देखा कि ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु नदी उपजाऊ मिट्टी लाकर तथा अपने जल से एक महान सभ्यता का विकास किया। राजस्थान में जौ के 9 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, इनके अवशेष मिले जिससे पता चलता है ये इनकी जानकारी रखते थे, यानी इनकी कृषि करते थे। और इसके अलावा गेहूं, जौ, चावल, कपास की खेती मुख्य रूप से खजूर, मटर, तिल, सरसों, दाल, ज्वार, चना, खरबूजे। हल और बैलों से भी खेतों को जोता जाता था। खेतों को जोतने के लिए हल और बैल यानी बैलों से खेतों को जोता जाता था।
तिल सरसों के भी खेती करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ प्राप्त हुए, कालीबंगन से गेहूँ, लोथल रंगपुर से चावल, कालीबंगन में के खेतों से हल चलाने के निशान मिले हैं। यानी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये कृषि में क्या क्या पैदा करते थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। हल के छोटे छोटे नमूने खिलौने के रूप में पाए। रुई की खेती होती थी। अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई नहर के अवशेष मिले हैं। गुजरात में यहाँ सिंचाई कुएं जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कृषि बहुत उच्च कोटि थी। पशुपालन करते थे, यानी पशुओं को भी पालते थे, जिनमें बैल, सांड, हाथी, ऊँट, हिरन आदि। और क्योंकि इनके अवशेष भी मिले, बहुत डिटेल में आप चाहेंगे तो इनके नोट्स में प्रोवाइड करूँगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इसे और रुचिकर में बनाने का प्रयास करूँगी। भालू तेंदुओं का शिकार करते थे। व्यापार और वाणिज्य में ये उच्च कोटि के थे। आंतरिक व्यापार करते थे। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान भी ये विदेशों में भी सामान भेजा करते थे। खुदाई में लोथल, बंदरगाह, सुमेरियन के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है दूसरे देशों में भी व्यापार कर। अफ़गानिस्तान में ये और ईरान में वो चीज़ें मिली हैं, जिससे पता चलता है इनके साथ इनका व्यापार जो है अफ़गानिस्तान, ईरान, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, फ़ारस, मिस्र के देशों से इनका व्यापार था, है ना। क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ जो चीज़ें पैदा होती थी उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और नाप तौल के लिए हमने देखा बाँटों का प्रयोग करते थे। तौलने के लिए तराजू भी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सीपी का 1 फुट माप पट्टी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये इसमें निपुण थे। यातायात में ये जलमार्ग का प्रयोग करते थे, स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे और इक्के का प्रयोग करते थे। जल मार्ग में आप पता है नौकाओं से एक पानी के जहाज़, और स्थल मार्ग में ये सामान ढोने के लिए हाथी, गधा, बैलगाड़ी और इसके अलावा इक्के हड़प्पा सभ्यता के खंडरों से मिले। यानी जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का ही ये प्रयोग करते थे। और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आशा है अब आपको जो ये हमारा पहला लेसन है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चंस या और अच्छे से आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने इसमें क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, जिन्हें मैं बताऊंगी। धन्यवाद।